Hello everyone, my name is Dr. Amit Vaz, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Today we discuss the lecture number 8, solve the differential equation using change of independent variable. स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड हमने रिडक्शन मेथड पढ़ा। 4 तरीके से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो इस टाइप की इक्वेशन होती है। पहला मेथड हमने रिडक्शन मेथड यानी फर्स्ट सॉल्यूशन इज नोन, इससे पहली वीडियो में समझा था, उसको सॉल्व किया किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले यही जानना होगा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी आपकी इक्वेशन में जो डेरिवेटिव आते हैं dy/dx और d2y/dx2, इस तरीके के डेरिवेटिव आते हैं। अब इसमें जो डेरिवेटिव आया है उस डेरिवेटिव में जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x चेंज करना है तो मैंने पहले भी एक जगह पे जब होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ा तो उस टाइम पर मैंने डिस्कस किया कि अगर इसके मल्टीपल में x और इसके मल्टीपल में x² होता है तो हम x की जगह पर e⁻z को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट वहाँ पे तो हमने फिक्स कर लिया था कि x की जगह पर e⁻z रखना है, पर यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x की जगह पे e⁻z ही आएगा। हो सकता है x = sin z आ जाए, हो सकता है x = cos z आ जाए, यह भी हो सकता है x = log z आ जाए। यानी इस तरीके से कुछ फंक्शंस आएंगे। मुझे यही पता करना है कि ये फंक्शन कौन सा आने वाला है, यानी x का z के साथ क्या रिलेशन होने वाला है, मुझे पहले इसको पता करना है। अगर मुझे ये पता चल गया कि x का z के साथ क्या रिलेशन है तो मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैं उसकी हेल्प से उसे चेंज कर पाऊँगा। उसकी हेल्प से कैसे चेंज कर पाऊँगा, पहले उसी को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है d2y/dx2 प्लस px आया है, qx आया है और rx आया है। मैंने ये कंसीडर किया कि z और x में एक रिलेशन है। z और x में वो रिलेशन क्या है, किस तरीके से रिलेटेड है आपस में, यानी z = fx। अब मुझे ये निकालना कैसे है z = fx, उस पर तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि अगर z = fx मुझे पता चल जाए तो मेरी इक्वेशन कैसे दूसरी एक इक्वेशन में रिड्यूज हो जाएगी जिसका मैं सॉल्यूशन इजीली बना पाऊंगा। यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी जिसका सॉल्यूशन मुझे आता है। यानी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब चेंज करता हूं तो होमोजीनियस में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती थी, तो यहाँ पर भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी मुझे पहले ये पता करना है, रिड्यूस तो हो जाएगी पर पहले वो रिलेशन पता करना है, उस रिलेशन से कैसे वो रिड्यूस हो रही है और उसके बाद रिलेशन पता करूँगा। तो यहाँ पर z = fx, यानी अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देखूँ तो dz/dx = f' हो जाएगा। अगर हम dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू निकालना चाहें तो इनकी वैल्यू कैसे आएंगी, यानी जो मैंने डेफिनेशन बनाई है dy/dx = होना चाहिए dy/dz × dz/dx। और एक बार और अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो d2y/dx2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो वैल्यू आपकी ये आएगी जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स को, यानी dy/dx और d2y/dx2 मैंने निकाल लिए। इन दोनों की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, जब वहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया तो मेरी इक्वेशन में d2y/dx2, ये तो d2y/dx2 है और ये px ऑलरेडी वहाँ है, ये है dy/dx, qx ऑलरेडी वहाँ पे है, rx ऑलरेडी वहाँ पे है, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इस टर्म को लिखा है, जैसे ही मैं इस टर्म को लिखूंगा तो वो टर्म यहाँ पे ये है, यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स जो ये अभी आएगा dz/dx का होल स्क्वायर, इससे मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। यानी ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि इससे मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूँ, वो नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। तो क्योंकि इसको डिवाइड करूँगा तो वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, तो वो सभी में आएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को लिखा
और दोनों को मैंने लिखा है डी जेड अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड को कॉमन लेते हुए, यानी इन दोनों को कॉमन लेते हुए मैंने इसको लिख दिया है। इन दोनों को कॉमन लेते हुए जैसे ही मैंने लिखा तो मेरी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बदल जाएगी, यानी ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है। इसमें जो मैंने P1 ये रखा है, Q1 रखा है, R1 रखा है, ये क्या है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके अलग लिख दिए हैं। P1 ये आएगा, Q1 ये आएगा और R1 ये आएगा, यानी इस तरीके से मेरे पास P1 Q1 R1 आ जाएंगे। और ये मैंने चेंज किसकी वजह से किया, ये चेंज किया है Z इक्वल्स टू fx की वजह से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स कि P1 क्या है, Q1 क्या है, R1 क्या है और Z क्या है। मेरी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं वो एक सब्स्टिट्यूशन के बाद कन्वर्ट हो रही हैं। तो इतनी बात मुझे समझ आ गई है। तो इसका मतलब अब मैं इसका एक वर्किंग रूल समझ लेता हूँ कि कैसे कैसे मुझे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं अब उस वर्किंग रूल की बात कर रहा हूँ। तो वर्किंग रूल मेरा क्या है उसको एक बार समझिए। तो एक वर्किंग रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर वो 1 है तो ठीक है। d2y अपॉन dx2 के मल्टीपल में अगर कोई फंक्शन, कोई x, कोई एक्स स्क्वायर, कोई यानी फंक्शन ऑफ x आ गया है तो पहले उसको उससे डिवाइड करेंगे और उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सबसे पहला काम ये है। दूसरा, अब जो गिवन इक्वेशन होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम px, qx और rx तीनों को फाइंड करेंगे, यानी px, qx और rx निकालने हैं। जब आपके px, qx और rx निकल जाएं तब मैं z का x के साथ जो रिलेशन बनने वाला है उसको कैलकुलेट करूँगा। कैसे कैलकुलेट करना है, टेकिंग z को लेंगे सच दैट, कैसे z लिया जाएगा, एक डेफिनेशन लिखी है मैंने, Q1 इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QX। इस डेफिनेशन से चलेंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि Q1 को किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेना है। Q1 को किसी कांस्टेंट के बराबर, जैसे Q1 को आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना। क्यों लेना है, रीजन अभी बताऊंगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव क्यों लेना है। तो यहाँ पर हम Q1 को किसी कांस्टेंट के बराबर लेंगे। अब किसी कांस्टेंट के बराबर चूंकि लेना ही है तो क्यों ना हम वही कांस्टेंट ले लें जो Q में भी आया हो। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो मेरा QX है वो 4 साइन स्क्वायर x हो गया है। अगर 4 साइन स्क्वायर x हो गया है तो मैं देख रहा हूँ कि QX में एक कांस्टेंट आया वो 4 है, यानी मैं अपने Q1 को 4 ले सकता हूँ। अगर गलती से मैंने 3 या 5 ले लिया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आंसर फिर भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको 4 के बराबर रख लूँ तो आंसर ईजिली आ जाते हैं। तो जो भी QX में कांस्टेंट होगा उसी से मैं Q1 निकालूंगा। Q1 निकालने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका Q1 आ जाए तो वहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर इक्वल्स टू QX अपॉन Q1Z को डिवाइड कर लेंगे। यानी जैसे ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट लिया है आपने, वही कांस्टेंट ऊपर वाले में भी आया है, तो वो कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा तो केवल एक x का फंक्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास q इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x था। आपने जो Q1 माना, Q1Z, उसको आपने 4 मान लिया। अगर आपने इसे 4 माना है तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 डी जेड अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू भी 4 मान रखी है तो ये इससे कैंसिल हो गया है। यानी डी जेड अपॉन डी एक्स का जो स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यानी ये केवल x का फंक्शन बचा रह गया है। अब यहाँ से मुझे चूंकि डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x। अगर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपने इसको निगेटिव लिया होता तो फिर यहाँ पर भी ये निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होने से ये वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको कोशिश करिए हमेशा ये पॉजिटिव रहे। Q1 हमेशा पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट रखेंगे कोई। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके बाद मुझे इसका इंटीग्रेशन भी करना है, तो z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर
एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब अगर ये स्क्वायर में है, स्टूडेंट मेरी बात पे ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अगर ये स्क्वायर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। इसका मतलब क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है, साइन अगर स्क्वायर रूट में आया, कोस अगर स्क्वायर रूट में आया, लॉग अगर स्क्वायर रूट में आया, तो इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, वो इंटीग्रेबल फंक्शन है ही नहीं। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो ये फंक्शन ऐसा रहे कि जिससे कि स्क्वायर रूट में आने के बाद ये स्क्वायर रूट हट जाए। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमेशा ही स्क्वायर में होनी चाहिए। और स्क्वायर में होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो क्यू एक्स है वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये मेथड तभी लगेगा, यस मैं यही कहना चाहता हूँ। यानी मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ स्टूडेंट कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तभी मेथड अप्लाई होता है जब ये जो क्यू एक्स होता है, ये क्यू एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये मेथड मैं केवल वहीं पे अप्लाई करता हूँ जब मेरा जो क्यू एक्स परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं ये मेथड अप्लाई करूँगा। अगर मेरा क्यू एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये मेथड मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे थे एफ एक्स मेरे पास आ गया। अब अगर डी जेड अपॉन डी एक्स मेरे पास निकल के आ गया है तो वो एफ एक्स के बराबर आया, तो मुझे इसका अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो x का z के साथ रिलेशन निकल जाएगा। जिस रिलेशन की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ कि जब तक मुझे वो रिलेशन पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने वो रिलेशन निकाल दिया है। और अगर मैं इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास d2z अपॉन dx2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये मेरे पास दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने z भी निकाल लिया है, d2z अपॉन dx2 भी निकाल लिया है, और dz अपॉन dx ऑलरेडी मेरे पास था। उससे क्या हुआ, इससे मेरे पास P1, Q1 और R1 तीनों की वैल्यू आ गई हैं। यानी मैं अब इन तीनों को निकाल सकता हूँ क्योंकि सारी वैल्यू मेरे पास हैं, रिलेशन मेरे पास है, तो ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब आप P1 को निकालेंगे तो ऑलवेज ए कांस्टेंट, P1 एक कांस्टेंट आएगा, और Q को कांस्टेंट आप मान के चले हैं, यानी Q1 कांस्टेंट है, P1 भी कांस्टेंट है। केवल R1 इन फंक्शन ऑफ Z होगा। ये जो R1 है ये एक Z का फंक्शन होगा। तो ये Z का फंक्शन अगर हो जाता है तो मेरी जो इक्वेशन बनी, क्योंकि P1 कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, R1 Z का फंक्शन है, यानी क्योंकि P1 और Q1 दोनों ऑलवेज कांस्टेंट हैं, तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। यानी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो मैं उसका सॉल्यूशन y = CF + PI से बना सकता हूँ। अब जब मैं CF और PI निकालूंगा तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि Z हो गया था तो सॉल्यूशन Z में लिखा जाएगा, लेकिन इक्वेशन x में गिवन थी तो वापस Z की जगह पे fx फंक्शन जो रिलेशन मैंने निकाला था उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, जिससे कि मेरा आंसर x में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² d2y अपॉन dx2 + 1 + x dy अपॉन dx। एक क्वेश्चन है, ये मैंने पहले होमोजीनियस इक्वेशन से भी सॉल्व किया है, क्योंकि ये इक्वेशन मेरी लेजेंडर इक्वेशन है और इस इक्वेशन में 1 + x की जगह पे मैं e⁻z रखता था, लेकिन वहाँ पे e⁻z मैंने फिक्स किया था कि मैं e⁻z रख के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा, बट यहाँ पे मैं e⁻z नहीं रखूँगा, मैं निकाल करके लाऊँगा, देखता हूँ x और y में क्या रिलेशन आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने 1 बना लिया है। जैसे ही वो 1 बना, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 + x का होल स्क्वायर आया था तो इससे मैंने डिवाइड करके उसे 1 बना लिया। 1 बनाने के बाद मैंने देखा मेरा जो qx है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं अपना मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, और उसमें जो कांस्टेंट है वो 1 आया है। यानी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि टेकिंग Q1 एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट उसमें 1 आया है, मैंने कहा था कि QX से उठाना कांस्टेंट को, तो मैंने 1 ले लिया है। ये मैंने केवल लेट किया है, Q1 मेरा इतना हो सकता है। तो Q1 तो मुझे पता चल गया है। जब मुझे Q1 पता चल गया तो अब मैं अपना रिलेशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो रिलेशन किससे आएगा, देन
जो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन क्यू वन जेड, यानी क्यू एक्स क्या है मेरे पास 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 से 1 था, 1 से 1 हट जाएगा, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो 1/1 प्लस एक्स हो गई है। और इसका मतलब कि z इक्वस टू लॉग 1 प्लस एक्स हो गया है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यही वो सब्स्टिट्यूशन है जिससे आप 1 प्लस एक्स की जगह पे e टू दी पावर z को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा रिलेशन ये आ गया, यानी ये इस बार मैंने फिक्स नहीं किया, मैंने तो डेफिनेशन दी है, अपने आप बन के आ गया है कि z इक्वस टू लॉग 1 प्लस एक्स होना चाहिए, यानी जहाँ पे 1 प्लस एक्स आया e टू दी पावर z आना चाहिए। इसके बाद मुझे P1 निकालना होता है, तो मैं अपना P1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। P1 की डेफिनेशन होती है d2z अपॉन dx2 प्लस px dz अपॉन dx और अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। d2z अपॉन dx2 अगर मैं देखूं d2z अपॉन dx2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे d2z अपॉन dx2 निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ से जब मैं d2z अपॉन dx2 निकालूंगा तो उसकी वैल्यू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गई है, यानी -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस px की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स है, और dz अपॉन dx ये भी 1/1 प्लस एक्स अपॉन में d2z अपॉन dx यानी 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। मुझे तो ये चेक करना है P1 मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर P1 कांस्टेंट नहीं आया, इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन करने में की गलती की है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को चेक करूँगा। मेरे पास Q1 ऑलरेडी कांस्टेंट आ गया है, मेरे पास P1 आया वो भी कांस्टेंट आ गया है। अब मैं R1 को कैलकुलेट कर लेता हूँ। R1 की डेफिनेशन थी RX अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी RX मेरे पास है 4 कोस लॉग 1 प्लस एक्स और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स हो गया है। इसकी जगह पे तो हम z रख सकते हैं, यानी ये वैल्यू 4 कॉस z हो गई है। मेरे पास R1 भी आ गया है, यानी ये जो वैल्यू आई है ये R1 की वैल्यू है। तो R1 आ गया है, P1 आ गया है, Q1 आ गया है, सभी की वैल्यू आ गई है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ in equation putting these values in d2y upon dz square p1 dy upon dz q1 y इक्वस टू r1z इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को रखा तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, p1 की वैल्यू 0 है, यानी इसकी जगह पर 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 हो गया, इसकी जगह पर 1 हो गया है। तो यानी मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का मैं निकालता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, रूट्स
प्लस माइनस ओटा आ गए हैं। CF लिखा, जेड में लिखा जाएगा, मैंने उसका CF लिख दिया है। अगर हम PI कैलकुलेट करना चाहें तो 1/d² + 1 4 जेड हो जाएगा। d² की जगह पे -1 रखा जाता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, बट ये 0 बन रहा है। जब 0 बन जाता है तो डेरिवेटिव होता है और जेड से मल्टीप्लाई, यानी जेड से मल्टीप्लाई करते हुए मैंने डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन करके मैंने वैल्यू निकाल दी। दोनों का सम किया, CF + PI हो जाएगा, और वहाँ पर जेड की वैल्यू को मैंने 1 + log x रख दिया है। तो इससे मेरा जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन दिया गया था वो x में दिया था, x में ही सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे जो मैंने पहचान बताई है कि परफेक्ट स्क्वायर आया है, sin² x आ गया, sin² x आ गया, इसमें x³ आया है, बट यहाँ देखिए यहाँ पर x भी आया है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि x से डिवाइड करने के बाद ये x³ को x² बना देगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इन सभी क्वेश्चनों में चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से हिंट दे देता हूँ, वीडियो वैसे काफ़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इसका हिंट दे देता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सबसे पहले उस x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपकी इक्वेशन ये बन गई है। इससे मैंने px, qx और rx निकाल दिए हैं। इस qx में देखिए -4 कांस्टेंट आया है, बट मैं निगेटिव में कभी भी q1 कंसीडर नहीं करूँगा, हमेशा पॉजिटिव करूँगा। बट q में 4 आया है कांस्टेंट, इसीलिए मैंने अपना q 4 मान लिया है, यानी मैंने केवल इसको लेट किया है, माना है केवल ये कि मैं 4। अगर 5 रख दूंगा आंसर उससे भी आ जाएगा, 2 रख दूंगा तो आंसर उससे भी आ जाएगा। इसके बाद ये 4 आने के बाद मैंने क्या किया कि जब ये 4 के बराबर आ गया तो मैंने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो क्या करना है मुझे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, यानी मैंने डेफिनेशन दी कि Q1 dz/dx का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाएगा QX के। इसका मतलब ये हुआ, ये भी 4 है, इसमें भी 4 आया है, यानी dz/dx का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा QX यानी x²। 4 से 4 कैंसिल हो गया है, यानी अगर मैं dz/dx निकालूं तो dz/dx इज x, और इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल्स टू हो जाएगा x²/2, और यानी x² अगर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 2z। तो यहाँ पर मैंने देखा कि z और x में मेरे पास रिलेशंस आ गए हैं। अब रिलेशन आ गई हैं तो इसका मतलब x और z में रिलेशन आते ही मेरी बाकी की चीज़ें भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ d2, यानी इससे निकाल सकता हूँ d2z/dx2, यानी ये 1 हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास आ गया है। अब मैंने P1 निकाला, P1 निकालने के लिए मैंने देखा कि जो P1 है, P1 में d2z/dx2 ऑलरेडी मेरे पास 1 है, px मेरे पास है -k1/x, dz/dx इज x, तो 0 हो गया है, यानी मेरे पास जो वैल्यू आई है वो P1 की वैल्यू आ गई है 0 के बराबर है। इसी तरीके से Q1 ऑलरेडी निकला हुआ है, मैंने R1 निकाला तो R1 भी मेरे पास आ गया है Z में, क्योंकि वो x² में आया था, बट x² यहाँ देखिए 2z है तो उसकी जगह मैंने 2z रख दिया है। तो मेरी इक्वेशन ये होती थी, और इसमें P1 चाहिए, Q1 चाहिए और R1 चाहिए, मैंने सभी को रख दिया है, वो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब स्टूडेंट जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मैं इसका CF और PI निकालना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो मैं इस इक्वेशन का CF भी लिख सकता हूँ। CF मैं देखूँ तो इस इक्वेशन का CF आ जाएगा C1 cos z + C2 sin z, वो ये आएगा। और अगर मैं PI को देखूँ तो PI हो जाएगा 1/d² + 4 × 8 sin 2z, और जब मैं d² की जगह फंक्शन में -4 रखूँगा तो वो 0 हो रहा है, यानी डेरिवेटिव करके मैं काम कर सकता हूँ।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके पी आई निकल जाएगा, सी एफ और पी आई का सम करेंगे और जेड की जगह पे लास्ट में आपको रखना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, या कहीं पे अगर टू जेड आ गया है तो उसकी जगह पर वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से एक्स में थी और वो एक्स में ही मुझे सॉल्यूशन दे देगी, यानी मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद जो वीडियो हमारा आएगा स्टूडेंट्स, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होता है, यानी नॉर्मल फॉर्म भी उसे कहते हैं, तो अलग एक नाम है, नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।